स्टूडेंट्स, हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 जो कि थर्मोडायनामिक्स है उसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में तकरीबन 8 से 9 लेक्चर्स में हमने वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो आपके साथ एक्सरसाइज के एंड में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नाम से हैं, और हमने वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो एक्सरसाइज के मिड से आपके आ सकते हैं। तो अभी लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी स्टेटमेंट और फिर हमारे साथ उसके 4 एप्लीकेशंस हैं, वो हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन जब आपका आता है तो आपको सिर्फ 2 या 1 एप्लीकेशन डिस्कस करना होता है। तो वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें हमने 4 एप्लीकेशंस डिस्कस करने हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1 एप्लीकेशन आपका आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस बारे में है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो असल में किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और ये लॉ हमें ये बताता है कि आपके साथ एनर्जी सप्लाइड जो होती है और एनर्जी यूज जो होती है, एनर्जी जो हम किसी सिस्टम को देते हैं और वो एनर्जी जो कोई सिस्टम यूज करता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कितनी होगी और एनर्जी यूज्ड कितनी होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें इस बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स, जनरली हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख दिया कि हमें किस बारे में बताता है, फिर हमने हेडिंग दे दी स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट जो है इसके मैंने आपको जो है 2 स्टेटमेंट्स लिख के दिए हैं, दोनों आप रीड करें कि the energy supplied to a thermodynamic system is equal to the energy used by the thermodynamic system। ये आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि it is simply the law of conservation of energy। या एनर्जी सप्लाई स्टूडेंट्स आप किस फॉर्म में करते हो? एनर्जी सप्लाई आप हीट के फॉर्म में करोगे, और एनर्जी यूज्ड किस फॉर्म में होगी? एनर्जी कोई सिस्टम को जब आप हीट एनर्जी देते हो तो उस सिस्टम में 2 चेंजेस आपके साथ पॉसिबल होते हैं। या तो वो सिस्टम उस हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगा, और या वो सिस्टम उस हीट एनर्जी को अपनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आपके साथ ये स्टेटमेंट आप इस तरह भी लिख सकते हो कि द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम is equal to work done by the system and the change in internal energy of the system। मतलब आपने जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की वो 2 कामों में यूज हो गई, वो वर्क में यूज हो गई और वो इंटरनल एनर्जी में यूज हो गई। इस स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी मिलेगा। मतलब आप मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है दैट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड, और डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू दैट इज एनर्जी यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एनर्जी यूज। तो आप सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू वो हीट है जो आप किसी सिस्टम को देते हो या किसी सिस्टम से लेते हो, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? ये वर्क डन है आइदर ऑन द सिस्टम जिसमें सिस्टम का कंप्रेस हो जाता है, या वर्क डन बाय द सिस्टम जिसमें सिस्टम एक्सपेंड हो जाता है। और आपके साथ डेल्टा यू क्या है? ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, और इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अभी फर्स्ट लॉ को हम एक्सप्लेनेशन के हेडिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज merely the law of conservation of energy for an isolated thermodynamic system। जैसे हमने कह दिया, it tell us that when heat energy is given or taken from the system can undergo 2 processes। जब हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं या उससे लेते हैं तो वो सिस्टम 2 काम कर सकता है, वो 2 प्रोसेसेस कर सकता है। एक वो वर्क उसमें होगा,
और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आपके साथ ये इक्वेशन बन जाता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के साइन कन्वेंशन आपने समझने होंगे कि कब आप इन वैल्यूज की जगह प्लस का साइन लगाएंगे और कब आप इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो वो साइन कन्वेंशंस की हेडिंग दे और ये याद रखें कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव का मतलब ये होगा कि हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं। और डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा और डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव का मतलब डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा। वर्क अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब इट इज वर्क डन बाय द गैस, मतलब एक्सपेंशन हुई है। और अगर वर्क नेगेटिव हो तो इसका मतलब इट इज वर्क डन ऑन द गैस, मतलब आपके साथ कंप्रेशन हुई है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो प्रोसेस है ये तो आपने हर क्वेश्चन में करना है और फिर जो एप्लीकेशन आपको बताई गई हो आपने फिर सिर्फ उसी एप्लीकेशन की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ तक ये साइन कन्वेंशन का जो प्रोसेस है, जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यहाँ तक तो आपने ये प्रोसेस करना ही करना है और फिर जो एप्लीकेशन आपको बताई जाएगी आप उस एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे साथ एप्लीकेशंस के हेडिंग में हमारे साथ फॉलोइंग आर द 4 एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये वो 4 एप्लीकेशंस हैं जिनमें से कोई एक जो है वो आपके साथ एग्जाम में आ सकता है या मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो उनमें से पहला एप्लीकेशन है आइसोचोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट, आइसोचोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये इंश्योर कर लें कि सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम को हम चेंज नहीं होने देंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिस्टम की जो बाउंड्रीज होंगी वो हमारे साथ फिक्स्ड होंगी, मतलब सिस्टम की बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, सिस्टम की बाउंड्रीज आपके साथ फिक्स्ड होंगी। सो आइसोचोरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन व्हिच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट हमने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी, कंसिडर अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखें, फिक्स्ड वॉल्यूम की बात होगी। देयर इज एन आइडियल गैस इनसाइड द कंटेनर एंड वी विल इंश्योर दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। देखिए, ये बात इसमें बहुत अहम है, तो इसलिए जो अहम बातें होती हैं वो आप स्टूडेंट्स मार्कर से लिखा करें ताकि चेकर की पहली नजर जो है वो उसी पे पड़े। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट, लेट अस कंसिडर द वैल्यूज P1, V1, T1 and it is placed on a high temperature reservoir and heat flows to the system due to which its state variable changes। ठीक है, कंसिडर करें कि इसकी इनिशियल वैल्यूज आपके साथ जो थी, प्रेशर की वैल्यू P1 थी, वॉल्यूम की वैल्यू आपके साथ V1 थी और टेम्परेचर की वैल्यू T1 थी। हमने इस कंटेनर को एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर रखा जिसकी वजह से इस कंटेनर ने कुछ हीट गेन की, मतलब इसने जो है हीट ले ली। ठीक है, एनर्जी सिस्टम को सप्लाई हो गई और अभी जब एनर्जी सिस्टम को सप्लाई हो गई तो इस गैस ने प्रोसेस किया और प्रोसेस के बाद ये किस वैल्यूज पे आ गई, प्रेशर P1 से P2 में कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर T1 से T2 पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं वॉल्यूम में कोई चेंजेस आपके साथ नहीं आई क्योंकि दिस प्रोसेस इज अ आइसोचोरिक प्रोसेस, उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता इसका मतलब ना गैस कंप्रेस हो सकता है और ना गैस एक्सपेंड हो सकता है। तो अगर गैस कंप्रेस और एक्सपेंड नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि आपके साथ गैस ना तो खुद वर्क कर सकता है और ना हम गैस पे वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू इस केस में 0 होगा। तो आप फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट लिखकर उसमें डेल्टा डब्ल्यू की जगह 0 लिख दें तो आपके साथ रिजल्ट मिल जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके साथ वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एक ऐसा प्रोसेस जो आइसोचोरिक प्रोसेस हो, उसमें आपको फर्स्ट लॉ ये बताता है कि आप जितनी भी हीट एनर्जी दोगे वो सब की सब इंटरनल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी को राइज करने में यूज हो जाएगी, वो सब की सब आपके साथ टेम्परेचर को राइज करने में यूज हो जाएगी। सो व्हेन हीट इज गिवन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, the speed and collisions and pressure and its internal energy also increases। स्टूडेंट्स, जरा ग्राफ देखते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस की।
ये जो हम जितने भी ग्राफ्स बनाएंगे हम प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने जो है उस प्रोसेस से पहले जो स्टेट था उसमें वेरिएबल्स हमारे साथ वॉल्यूम की वैल्यू V1 थी और प्रेशर की वैल्यू P1 थी, और उस प्रोसेस के बाद वॉल्यूम की वैल्यू वही V1 रही, लेकिन प्रेशर की वैल्यू चूंकि इंक्रीज हो गई है तो हमने ये पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ किए। एक ये पॉइंट है P1 V1 और एक आपके साथ ये पॉइंट है V1 P2, ठीक है। और फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसे ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स याद रखें कि आइसोचोरिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है ये हमेशा वर्टिकल एक्सिस को पैरेलल होता है। The graph of isochoric process is called isochore. It is a vertical line pressure volume graph in which the volume is constant, and the graph tells us that when delta Q is equal to positive, the pressure increases, and when delta Q is equal to negative, the pressure decreases. But इसमें वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आपके साथ पॉजिटिव होगा। इन दोनों बातों का मतलब ये है कि जब आप सिस्टम को हीट देते हो उस वक्त डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है, तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी और हीट और आपके साथ काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम से हीट निकालते हो तो फिर ये सारी चीजें कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके साथ आइसोचोरिक प्रोसेस था। स्टूडेंट्स आपके साथ सेकंड एप्लीकेशन जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके साथ प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर आपके साथ कांस्टेंट रहता है। So the process in which the pressure of a system remains constant is called isobaric process. Students, इसमें हम फ्लेक्सिबल वॉल्यूम लेंगे ताकि ये बात इंश्योर की जा सके कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है हमने। तो कंसिडर अ कंटेनर विथ मूवेबल पिस्टन in which the gas has in which the gas can change its volume in order to keep the pressure constant. स्टूडेंट ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रेशर को आप किस तरह कांस्टेंट रखोगे। प्रेशर जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देते हो उनमें कोलिजन्स बढ़ती है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो आपने उस प्रेशर को किस तरह कांस्टेंट रखना है? आपने उस सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करके प्रेशर को दोबारा डिक्रीज कर देना है। मतलब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को चेंज करना है। इट कैन चेंज इट वॉल्यूम इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके साथ इनिशियल स्टेज जो है वो P1, V1 और T1 है, और जब हम इसको कंसिडर करें एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रख दें और ये उससे कुछ हीट ले लें और एक प्रोसेस कर ले और आपके साथ फाइनल स्टेज आ जाए V2 और T2, लेकिन प्रेशर इसमें चेंज नहीं हुआ, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। और इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम आपके साथ एक्सपेंड हो गया है। मतलब एक्चुअली जब आप हीट देते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो इंक्रीज इन प्रेशर आया होता है उसको वापस अपने लेवल पे लाने के लिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल आपके साथ प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये आप यहाँ देख लें, actually when we provide heat, the speed increases, kinetic energy increases, collision increases, and pressure increases. But to ensure that pressure is constant, the same remains the same, the volume increases, so the gas expands. ये जो बात हमने अभी डिस्कस की यहाँ पे हमने मेंशन कर ली है। It means that work is done by the gas, ठीक है। आपके साथ एक्सपेंशन आई है तो इसका मतलब गैस ने वर्क कर लिया है। Because the gas applied force on the piston and the piston moves in the direction of the force, तो वो वर्क अगर आपने फाइंड करना है तो F इंटू डी से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंशन के केस में आपके साथ थीटा 0 होता है तो W इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा। अभी इसमें हम थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन करते हैं। आपके साथ प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, यहाँ से आप फोर्स का फॉर्मूला निकालें तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें और आपके साथ एरिया इनटू डी जो है ये इस डायग्राम के मुताबिक आप देखें, बेस एरिया इनटू डी इज द हाइट ऑफ द पिस्टन। तो ये आपके साथ इस चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल आता है। तो बेस एरिया इनटू डी की जगह हम चेंज इन वॉल्यूम पुट कर लेते हैं और ये जो इक्वेशन ए रिजल्ट आया है इसको अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट कर दें
तो आपके साथ सिंपल ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये रिजल्ट आपको ये कहता है कि किसी आइसोबारिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ एक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस होगा, तो जब हम उसे हीट एनर्जी देंगे तो वो हीट एनर्जी उसके कुछ हिस्से को वर्क में कन्वर्ट कर देगा और कुछ हिस्से को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम हीट एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव वर्क होगा, एक्सपेंशन होगी, और अगर हम हीट एनर्जी निकालेंगे तो हो सकता है फिर नेगेटिव वर्क हो, कंप्रेशन हो आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस की तरफ आते हैं। वही आपके साथ केस है, इनिशियल आपके साथ P1 V1 है और फाइनल आपके साथ P2 V2 है। इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो याद रखें कि आपके साथ जो आइसोबार का ग्राफ होता है वो एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, और ये ग्राफ हमें ये बताता है कि अगर हम बॉडी को हीट एनर्जी देंगे तो एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम किसी बॉडी से हीट एनर्जी लेंगे तो फिर कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन में वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा आपके साथ और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हो, और इस प्रोसेस को आप बॉयल्स लॉ भी कह सकते हो, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होती है तो आपके साथ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हम आगे फिर इसके ग्राफ में कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह होगा कि लेट अस कंसीडर अ कंटेनर विद अ मूवेबल पिस्टन, द वॉल्यूम कैन इजीली चेंज। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी मूवेबल है। When heat is given to the system, the speed, the kinetic energy increases and the temperature also increases. But when the volume increases, the temperature come to its original value. ठीक है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, इंश्योर करना है। तो जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से टेम्परेचर में वापस आपके साथ डिक्रीज आ जाएगा। सो ओवरऑल टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। नाउ एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, जब टेम्परेचर आपके साथ कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई है। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ अगर आप उसमें पुट कर दें तो आपके साथ स्टेटमेंट ये आ जाती है कि डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सको तो फिर आप हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट है ये प्रैक्टिकली कभी भी ये रिजल्ट नहीं देखा गया। प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो हम हीट को कभी भी कंप्लीटली 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस पे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस का रिजल्ट है इसको हम लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ये एक प्रेडिक्शन है फर्स्ट लॉ की जो अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है। ठीक है, तो और ये सेकंड लॉ को कंट्रडिक्ट करती है, तो इसलिए इस रिजल्ट को हम कह सकते हैं कि ये गलत रिजल्ट है और आपके साथ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक लिमिटेशन है। स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है उसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, और जैसे हमने कहा कि ये इनवर्स रिलेशन है आपके साथ। जब इनिशियल पॉइंट P1 V1 है तो जब वॉल्यूम आपके साथ बढ़ गया तो प्रेशर आपके साथ कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को फुलफिल करते हैं। और ये ग्राफ भी जो है ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ है और आपके साथ इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी फुलफिल होती है। और याद रखें स्टूडेंट्स के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की ग्राफ ना y एक्सिस को टच करती है और ना x एक्सिस को टच करती है। ये आप रीड कर लें, द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड isotherm. The graph is also called the graph of Boyle's law. Boyle's law states that if temperature is constant and the number of moles are also constant, then pressure and volume are inversely proportional, या PV is equal to constant। और इसमें जो बॉयल्स लॉ की मशहूर स्टेटमेंट है P1 V1 is equal to P2 V2, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपके साथ वॉल्यूम कांस्टेंट हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो चैप्टर 8 में हमने जो स्पीड ऑफ साउंड पढ़ी थी उसने जो है न्यूटन ने उस पे बॉयल्स लॉ ही अप्लाई किया था।
क्योंकि उसने उस प्रोसेस को आइसोथर्मल कंसिडर किया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे वो लेक्चर देख लें, उसमें जो है न्यूटन ने गलती ये की थी कि उसने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कंसिडर किया था और उस पर उसने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जो है अप्लाई किया था, जो बाद में लेप्लास ने कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये असल में आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स हम अपने फोर्थ प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आइडियाबैटिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा रैपिड प्रोसेस होता है जिसमें गैस एक प्रोसेस तो करता है, लेकिन वो प्रोसेस इतना रैपिड होता है कि आपके साथ हीट को मौका नहीं मिलता कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सके। सो अ प्रोसेस इन विच द गैस इज नॉट अलाउड टू एक्सचेंज द हीट इज कॉल्ड आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसमें आपके साथ डेल्टा क्यू जीरो हो जाती है। यूनिवर्स में आप एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, some processes are universe are such rapid processes in which the gas undergo a process in which the heat is not given much time to move from one state to another. Such processes are called adiabatic process. Consider a gas with a movable piston, but its wall and base is insulated. हमने एक कंटेनर लिया है और उसका वॉल और उसका बेस हमने मुकम्मल इंसुलेट कर दिया है ताकि ये बात इंश्योर हो सके कि हमारे साथ जो है वो हीट फ्लो मुमकिन नहीं है। सो हीट कांट एंटर द सिस्टम एंड कांट लीव द सिस्टम। इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो आपके साथ डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इक्वेशन 1 को स्टूडेंट्स आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज और दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आप निकाल सकते हैं। पहले आप इक्वेशन 1 को इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। मतलब अगर वर्क होगा, अगर एक्सपेंशन होगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन इधर आप देखें, इक्वेशन ए is the first law in case of adiabatic process. There are two important practical interpretations of equation A. पहला इंटरप्रिटेशन है adiabatic expansion का, मतलब अगर एक्सपेंशन होगी तो आपके साथ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आप देखें हम कोई हीट तो नहीं दे रहे, तो फिर ये गैस क्यों एक्सपेंड करेगा? ये गैस इसलिए एक्सपेंड करेगा कि हम इसके ऊपर से कुछ लोड्स हटा लेंगे। तो अगर हम इसके ऊपर से लोड्स हटा लेंगे तो ये गैस एक्सपेंशन स्टार्ट कर लेगा, लेकिन जब ये एक्सपेंशन करेगा तो इसे तो हीट नहीं मिल रही, तो ये किस वजह से एक्सपेंशन कर रहा है? ये अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए एक्सपेंशन कर रहा है। तो जब ये गैस एक्सपेंशन करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी आपके साथ डिक्रीज हो जाएगी। ये इस इक्वेशन का मतलब है। This case tells us that gas can do work and it can expand, but at the cost of internal energy. मतलब work is done by using the internal energy. इसका मतलब ये है कि जब भी गैस इस तरह की एक्सपेंशन करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी और आपके साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके साथ ये है कि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। लेकिन आप जो है उस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब आपके साथ अगर कंप्रेशन होगी तो फिर आपके साथ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। दिस इंटरप्रिटेशन टेल्स अस that the system can increase its internal energy or kinetic energy or temperature when work is done on the gas, or the system can increase its internal energy at the cost of work. When work is done on the gas compresses. The gas compresses, the change in internal energy increases. This means the temperature also increases. और इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि adiabatic compression जो है वो हीटिंग इफेक्ट काज करता है। स्टूडेंट्स, ये जो दो एप्लीकेशंस हैं, adiabatic expansion causes cooling effect and adiabatic compression causes heating effect, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके जितने भी कूलिंग डिवाइसेस हैं उनमें इन दोनों स्टेटमेंट से फायदा लिया गया है। जहां पर हमें कूलिंग चाहिए होती है वहां हम किसी गैस को एक्सपेंड कराते हैं, और जहां पे हमें हीटिंग चाहिए होती है वहां हम उसी गैस को कंप्रेस कराते हैं। स्टूडेंट्स, आपके साथ आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है
उसका ग्राफ किस तरह होता है वो आपके साथ, अगर उसका हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देखें तो इसको आप रीड करें। द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ of an adiabatic process is called adiabate. As work is done on the gas, it compresses and the volume decreases and the pressure increases. ठीक है, ये भी उसी तरह का ग्राफ है जिस तरह आपके साथ बॉयल्स लॉ का ग्राफ था, लेकिन ये जो रिलेशन है इसमें वॉल्यूम जितना डिक्रीज हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम उतना डिक्रीज नहीं होता। ये बात समझना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको इस नोट में गिवन है। स्टूडेंट्स देखें, as we can see that both in isothermal and adiabatic process the pressure decreases। स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये नीचे वाला जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये adiabatic प्रोसेस है। इसमें आप देखें कि दोनों में जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन आइडियाबेटिक में आप देखें, आइडियाबेटिक में प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल में। सो ये पहले आप रीड करें फिर मैं आपको समझा देता हूँ। एज वी कैन सी दैट बोथ इन आइसोथर्मल एंड इन आइडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर डिक्रीजेज एज वॉल्यूम इंक्रीजेज, बट इन आइडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर डिक्रीजेज मोर देन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टूडेंट्स इसकी रीजन ये है कि देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर के डिक्रीज का रीजन है वो सिर्फ एक ही रीजन है, और वो आपके साथ है द डिक्रीज इन वॉल्यूम, सॉरी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन आइडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर को डिक्रीज करने के स्टूडेंट्स दो रीजंस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इंक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और दूसरा डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से प्रेशर और भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आइडियाबेटिक प्रोसेस में द डिक्रीज इन प्रेशर जो होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर को डिक्रीज करने का सिर्फ एक रीजन इन्वॉल्व है, दैट इज वॉल्यूम, और आइडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए दो रीजंस इन्वॉल्व है, दैट इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ जो है हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया है इस थर्मोडायनामिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।